हाय ऑल, वेलकम टू क्वेश्चन डिस्कशन सेशन। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। द नर्स क्रिएट्स पोस्ट ऑपरेटिव प्लान ऑफ केयर फॉर अ क्लाइंट अंडरगोइंग आर्थ्रोस्कोपी। द नर्स शुड इंक्लूड विच प्रायोरिटी एक्शन इन द प्लान? A. Monitor intake and output. B. Assess the tissue at the surgical site. C. Monitor the area for numbness or tingling. D. Assess the complete blood cell count results. यहाँ पे क्वेश्चन आया है आर्थ्रोस्कोपी के बारे में। यहाँ पे एक नर्स पोस्ट ऑपरेटिव प्लान प्रिपेयर कर रहा है एक पेशेंट को जिसको आर्थ्रोस्कोपी पोस्टेड है। तो क्वेश्चन ये है कि पोस्ट ऑपरेटिव प्लान में कौन सी एक्शन हमें पहले करनी चाहिए। ओके, सो आंसर पे जाने से पहले हम देखते हैं आर्थ्रोस्कोपी क्या है और उसका पोस्ट ऑपरेटिव प्लान क्या है। ओके, सो आर्थ्रोस्कोपी एक की होल सर्जरी है या की होल प्रोसीजर है जो जॉइंट्स के प्रॉब्लम्स को डायग्नोस करने के लिए और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो सर्जरी करने के लिए भी यूज़ करता है। सो इट इज़ ए की होल प्रोसीजर टू डायग्नोस एंड ट्रीट द प्रॉब्लम्स इन द जॉइंट्स। सो आप पिक्चर पे देख सकते हैं एक फाइबर ऑप्टिक ट्यूब विल बी इंसर्टेड एंड थ्रू अ की होल एंड थ्रू अनदर की होल, एक दूसरी इंस्ट्रूमेंट के वजह हेल्प से वो जॉइंट पे जो भी प्रॉब्लम है वो ट्रीट करने के लिए हेल्प करता है। सो जॉइंट पे यूजुअली प्रॉब्लम जो आता है लाइक आर्टिकुलर इंजरी, जॉइंट्स पे कुछ इंजरी हो या फिर सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हो, तो ये सब साइनोवाइटिस, जॉइंट पे कुछ इन्फेक्शन हो, तो ये सब प्रॉब्लम्स को डायग्नोस करने के लिए और ट्रीट करने के लिए ये प्रोसीजर मदद करता है। तो प्रॉब्लम ये है कि जब भी ये प्रोसीजर करते हैं हम की होल थ्रू एक इंस्ट्रूमेंट हम जब जॉइंट पे प्लेस करते हैं प्रोसीजर करने के लिए, तो एक कॉम्प्लिकेशन जो होने का चांसेस है वो है नर्व डैमेज। तो स्पेशली पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में हम पहले ये देखना चाहिए कि पेशेंट को कुछ नर्व प्रॉब्लम्स है कि नहीं। तो पेशेंट को नर्व डैमेज हो चुका है कि नहीं ये देखने के लिए हमें असेस करना पड़ेगा। तो नर्व डैमेज के फीचर्स पेशेंट को है या कुछ सिम्टम्स पेशेंट दिखा रहा है, ये चीज़ हमको देखना पड़ेगा। तो अगर क्वेश्चंस में हम देखेगा तो 4 ऑप्शंस है। मॉनिटर इनटेक एंड आउटपुट, assess tissue at the surgical site, monitor the area for numbness or tingling, assess the complete blood cell count results। तो ये चारों ऑप्शंस में से नर्व डैमेज का ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन सी, मॉनिटर द एरिया फॉर नम्बनेस और टिंगलिंग। पोस्ट ऑपरेटिवली हमें ये देखना चाहिए कि पेशेंट को नम्बनेस और टिंगलिंग सेंसेशन है। अगर है तो इसका मतलब ये है कि प्रोसीजर के टाइम पे पेशेंट को नर्व डैमेज हुआ है। Priority action in plan post-operatively for a patient undergoing arthroscopy is to monitor the area for numbness or tingling sensation। आंसर है ऑप्शन सी। देखते हैं। ओके, ऑप्शन सी, monitor the area for numbness or tingling sensation। Next question, the nurse is caring for a client diagnosed with active tuberculosis who is prescribed rifampin therapy. The nurse instructs the client to expect which side effect of this medication? A. Green urine. B. Yellow sclera. C. Orange secretions. D. Clay colored stools। So यहाँ पे ट्यूबरक्लोसिस के बारे में क्वेश्चन है। ट्यूबरक्लोसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो सारे एग्जाम्स में आता है। उसके सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी हमारे क्लासेस में है। सो एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन ये है कि मैनेजमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, जिसमें 2 टाइप का ट्रीटमेंट है, फर्स्ट लाइन ड्रग्स एंड सेकेंड लाइन ड्रग्स। एंटी ट्यूबरक्लोसिस टाइप ड्रग्स आर 2 टाइप्स, फर्स्ट लाइन एंड सेकेंड लाइन। उस फर्स्ट लाइन ड्रग्स में आता है रिफैम्पिसिन। बाकी जो ड्रग्स है आइसोनियासिड, पायराजिनामाइड, इथाम्ब्यूटोल एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन। सो इन सारे ड्रग्स के साइड इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके आइसोनियासिड और रिफैम्पिसिन रिपीटेडली आ रहा है क्वेश्चन पे। सो यहाँ पे क्वेश्चन है, पेशेंट डायग्नोज्ड विद एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस हु इज प्रिस्क्राइब्ड रिफैम्पिन थेरेपी। द नर्स इंस्ट्रक्ट्स द क्लाइंट टू एक्सपेक्ट विच साइड इफेक्ट ऑफ दिस मेडिकेशन। सो रिफैम्पिसिन का साइड इफेक्ट क्या है? ये है क्वेश्चन। रिफैम्पिसिन का साइड इफेक्ट है ऑरेंज कलर्ड सेक्रेशंस और ऑरेंज कलर्ड यूरिन। सो ऑप्शन सी, ऑरेंज कलर्ड सेक्रेशंस इज द करेक्ट आंसर। एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि जब स्टार्टिंग टाइम पे जब पेशेंट रिफैम्पिसिन लेता है और जब वो देखता है कि यूरिन कलर चेंज हुआ है तो पेशेंट को एंग्जाइटी होने का चांसेस बहुत है।
सो मेडिसिन स्टार्ट करने से पहले हमें पेशेंट को एजुकेशन देना है कि ये एक साइड इफ़ेक्ट है रिफैम्पिसिन का। सो अगर आप रिफैम्पिसिन लेगा तो उसके बाद यूरिन और सेक्रेशंस की कलर जो है वो चेंज होने का चांसेस है। तो डोंट वरी, दैट इज़ अ साइड इफ़ेक्ट ऑफ द ड्रग। ऐसा करके हमें पेशेंट को एजुकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। So side effect of rifampicin is orange colored secretions. Option C is the right answer. Orange colored secretions. Next question. A client receiving total parenteral nutrition through a subclavian catheter suddenly develops dyspnea, tachycardia, cyanosis, and decreased level of consciousness. Based on these findings, which is the best intervention for the nurse to implement for the client? A. Obtain a stat oxygen saturation level. B. Examine the insertion site for redness. C. Perform a stat fingerstick glucose level. D. Turn the client to the left side in Trendelenburg's position. So यहाँ पे सिनारियो टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन इन्फ्यूशन है। इन्फ्यूशन के टाइम पे पेशेंट को सडनली कॉम्प्लिकेशन हुआ है और सिम्टम्स जो है डिस्निया, साइनोसिस, टैकीकार्डिया एंड डिक्रीज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। सो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम्स जो है डिस्निया, साइनोसिस, डिक्रीज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस एंड टैकीकार्डिया। मेजोरिटी सिम्टम्स ये दिखा रहा है कि पेशेंट को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो रहा है, इसलिए डिस्निया एंड साइनोसिस है। सो ड्यूरिंग टीपीएन इन्फ्यूशन एक कॉम्प्लिकेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन ये है कि सर्कुलेटरी ओवरलोड। सर्कुलेटरी ओवरलोड की वजह से पेशेंट को पल्मोनरी एडिमा होता है और रेस्पिरेटरी सिम्टम्स पेशेंट को होता है, और ये भी हो सकता है कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म होने का चांसेस भी है। सो इन जनरल पेशेंट को प्रॉब्लम हुआ है लंग्स पे और इसलिए पेशेंट को डिस्निया एंड साइनोसिस है। तो हमारा पहला रेस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि ये देखना है कि पेशेंट का ऑक्सीजन स्टेटस करेक्ट है कि नहीं, पेशेंट को प्रॉपर ऑक्सीजन मिल रहा है कि नहीं। सो वो कंफर्म करने के लिए हमें पहला इंटरवेंशन है obtain a stat oxygen saturation level. So क्वेश्चन पे हम खास करके फोकस करना है पेशेंट के सिम्टम्स को। ड्यूरिंग टीपीएन इन्फ्यूशन पेशेंट का सिम्टम्स है डिस्निया, साइनोसिस, डिक्रीज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस एंड टैकीकार्डिया। और क्योंकि डिस्निया एंड साइनोसिस लंग्स रिलेटेड है, पेशेंट का ऑक्सीजनेशन स्टेटस डैमेज होने का चांसेस है। सो हम पहले जो प्रायोरिटी जो हम यूजुअली क्वेश्चंस पे यूज़ करते हैं और पेशेंट केयर के टाइम पे यूज़ करते हैं वो है ABC, एयरवे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन। तो पहले हमें एयरवे और ब्रीथिंग करेक्ट करना है और वो करेक्ट करने के लिए पहले हमें मॉनिटर करना है ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल। ठीक है, सो आंसर इज ऑप्शन ए, ऑब्टेन अ स्टैट ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल। यहाँ पे एक और ऑप्शन है टर्न द क्लाइंट टू लेफ्ट साइड इन ट्रेंडलेनबर्ग पोजिशन। ये भी इम्पोर्टेंट है लेकिन इस सिनेरियो पे नहीं। सेंट्रल लाइन जब हम इंसर्ट करने के टाइम पे एक कॉम्प्लिकेशन होने का चांसेस है, वो है एयर एम्बोलिज्म। सो टू प्रिवेंट एयर एम्बोलिज्म while inserting a central line like TPN, position the patient in Trendelenburg with left lateral. So place the patient in left side on Trendelenburg position to prevent air embolism. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन यहाँ पे आंसर है obtain a stat oxygen saturation level। देखते हैं, आंसर इज ऑप्शन ए, obtain a stat oxygen saturation level. Next question, a client is experiencing acute cardiac and cerebral symptoms as a result of excess fluid volume. Which nursing measure should the nurse implement to increase the client's comfort until specific therapy is prescribed by the primary healthcare provider? A. Cover the client with warm blankets. B. Minimize visual and auditory stimuli present. C. Elevate the client's head to 45 degrees. D. Administer oxygen at 4 liters per minute by nasal cannula. सो हम पहले चलिए देखते हैं कि पेशेंट का प्रॉब्लम्स क्या है। पेशेंट इज एक्सपीरियंसिंग एक्यूट कार्डियक एंड सेरेब्रल सिम्टम्स रिलेटेड टू एन एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम। एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम का मतलब है एडिमा। तो पेशेंट को सेरेब्रल एडिमा और फ्लूइड ओवरलोड इन द हार्ट है। अगर हार्ट में फ्लूइड ओवरलोड हो जाता है तो वो स्ट्रेट जाता है लंग्स पे, अगेन कॉजिंग कॉम्प्लिकेशन लाइक पल्मोनरी एडिमा। यहाँ पे पेशेंट को सेरेब्रल एडिमा और पल्मोनरी एडिमा है। क्वेश्चन ये है कि कौन सी इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए ट्रीटमेंट। पेशेंट डॉक्टर जो भी थेरापी प्रिस्क्राइब करने से पहले
पेशेंट की कंफर्ट को इम्प्रूव करने के लिए हमें कौन सी इंटरवेंशन को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो यहाँ पे सेरेब्रल एडिमा होगा तो इट विल रिजल्ट इन इंक्रीज्ड आईसीपी। सेरेब्रल एडिमा की वजह से आईसीपी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, और पल्मोनरी एडिमा की वजह से पेशेंट को रेस्पिरेशन प्रॉब्लम हो जाता है। आईसीपी अगर इंक्रीज हो जाता है तो भी पेशेंट को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होता है, उसको कहते हैं चेन स्टॉक रेस्पिरेशन। सो पेशेंट का सबसे बड़ा कंप्लेंट है ब्रीथिंग डिफिकल्टी और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। उस प्रॉब्लम को रिलीव करने के लिए और पेशेंट के कंफर्ट को इंक्रीज करने के लिए फर्स्ट इंटरवेंशन होता है टू एलिवेट द हेड एंड। अगर आप आईसीपी के क्लासेस देखेगा और पल्मोनरी एडिमा के क्लासेस देखेगा तो ये सारे टॉपिक्स में पहला इंटरवेंशन है पेशेंट का पोजीशन करना, खास करके सेमी फॉरवर्ड पोजीशन पे रखना। सो यहाँ पे आंसर है सी, एलिवेट द क्लाइंट्स हेड टू 45 डिग्रीज। ओके, सो आंसर इज ऑप्शन सी, एलिवेट हेड एंड 45 डिग्रीज। Next question, a client newly diagnosed with polycystic kidney disease asked the nurse to explain again what the most serious complication of the disorder might be. The nurse will provide the client information concerning which condition. तो यहाँ पे एक पेशेंट है जिसको polycystic kidney disease है, और पेशेंट का डाउट ये है कि अगर polycystic kidney disease है तो अगर वो सीरियस है कि नहीं, उसका कुछ कॉम्प्लिकेशन है। तो ये है पेशेंट का डाउट। क्वेश्चन ये है कि नर्स विल प्रोवाइड द क्लाइंट विथ इंफॉर्मेशन कंसर्निंग विच कंडीशन। सो बेसिकली द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन ये है कि पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज का कॉम्प्लिकेशन क्या है, अगर ये कुछ सीरियस डिसीज होने का चांसेस है कि नहीं, अगर है तो वो डिसीज कौन सा है। सो ऑप्शंस आर डायबिटीज इंसिपिडस, एंड स्टेज रीनल डिसीज, chronic urinary tract infection and syndrome of inappropriate antidiuretic hormone। तो चलिए देखते हैं पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज के बारे में और उसकी कॉम्प्लिकेशन के बारे में। पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज जैसे टर्म पे मेंशन किया है, पॉलीसिस्टिक मतलब मोर देन वन सिस्ट, न्यूमरस सिस्ट फॉर्मेशन विल बी देयर ऑन द किडनीज। पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज इज एन इनहेरिटेड डिसऑर्डर। इनहेरिटेड डिसऑर्डर मतलब हमें इस चीज़ से जेनेटिक डिसऑर्डर पेरेंट्स से मिलता है चिल्ड्रन को, in which clusters of cysts develop primarily in your kidneys, causing kidneys to enlarge and lose function over time। Okay, so क्योंकि अगर आप पिक्चर पे देख सकते हैं ऐसे न्यूमरस सिस्ट फॉर्म हो जाता है और ग्रेजुअली किडनी का फंक्शन जो है वो लॉस हो जाता है। सो अल्टीमेटली इट अफेक्ट्स द किडनी, दैट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। और देर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज। पहला है ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज, खास करके अडल्ट में होता है, लेकिन चिल्ड्रन कैन बी डेवलप द डिसऑर्डर। ओके, इसमें दो इम्पोर्टेंट फीचर्स है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है वो है साइंस एंड सिम्टम्स। इसमें साइंस एंड सिम्टम खास करके आता है बिटवीन 30 एंड 40 ईयर्स ओल्ड, इसलिए उसको अडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज कहते हैं। और सेकेंड इम्पोर्टेंट फीचर, मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर ये है कि ओनली वन पेरेंट नीड्स टू हैव द डिसीज। अगर दो पेरेंट्स में से एक को डिसीज़ है तो चाइल्ड को पक्का आएगा, और अगर एक पेरेंट को पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज़ है तो चांसेस ऑफ गेटिंग पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज इज़ 50%। तो 50-50 चांसेस है बच्चों को ये डिसीज़ पास करने के लिए। सो ओनली वन पेरेंट नीड्स टू हैव द डिसीज टू पास टू देयर चिल्ड्रन, एंड इफ वन पेरेंट हैज़ पॉलीसिस्टिक ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज, 50% चांस फॉर देयर चाइल्ड। Okay, सेकेंड टाइप है ऑटोसोमल रेसेसिव पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज। यहाँ पे बोथ पेरेंट्स मस्ट हैव एबनॉर्मल जीन्स। ऑटोसोमल डोमिनेंट में एक पेरेंट को जीन है तो भी चाइल्ड को मिलेगा, लेकिन ऑटोसोमल रेसेसिव में दोनों पेरेंट्स को एबनॉर्मल जीन्स होना चाहिए टू पास इट टू देयर चाइल्ड। सेकेंड फीचर है यहाँ पे साइंस एंड सिम्टम्स। हमने ऑटोसोमल डोमिनेंट पे देखा है कि साइंस एंड सिम्टम्स बिटवीन 30 एंड 40 ईयर्स पे होता है, लेकिन ऑटोसोमल रेसेसिव में साइंस एंड सिम्टम्स ऑफन अपीयर शॉर्टली आफ्टर बर्थ। ओके, सो अगर दोनों पेरेंट्स के बॉडी पे ये अबनॉर्मल जीन है तो ईच चाइल्ड हैज 25% चांस ऑफ गेटिंग द डिसीज। ठीक है, अब देखते हैं सिम्टम्स के, साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज। इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं हेडेक्स,
high blood pressure, blood in the urine, increased size of your abdomen due to enlargement of kidney, and kidney infections or urinary tract infections. So ये है important signs and symptoms: high blood pressure, blood in urine, increased size of abdomen, headaches, and urinary tract infection. Okay. Last point, polycystic kidney disease can also cause cyst to develop in your liver and elsewhere in your body. So पहले किडनी पे cyst फॉर्म हो जाता है और लेटली ये वो स्प्रेड होने का चांसेस है, और पहला जो ऑर्गन टारगेटेड ऑर्गन है वो है लिवर, एंड अदर ऑर्गन्स पे भी अफेक्ट कर सकता है. ओके, नेक्स्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, द डिसीज कैन कॉज सीरियस कॉम्प्लिकेशंस इंक्लूडिंग हाई ब्लड प्रेशर एंड किडनी फेलियर. क्योंकि पहले सिस्ट फॉर्म जाता है किडनी पे, हमने पहले स्लाइड में भी देखा है कि प्राइमरी फर्स्टली क्या होता है, सिस्ट फॉर्म हो जाता है और उसके बाद किडनी का फंक्शन जो है वो लॉस हो जाता है. सो सीरियस कॉम्प्लिकेशन कॉज्ड बाय पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज आर हाई ब्लड प्रेशर एंड किडनी फेलियर. आता है क्वेश्चन पे ये पूछा है कि कॉम्प्लिकेशन, सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज क्या है. तो आंसर है एंड स्टेज रीनल डिसीज. जैसे कि हमने डिस्कस किया, इट प्राइमरली अफेक्ट्स द किडनीज एंड लॉसेस किडनी फंक्शन. कॉम्प्लिकेशन ऑफ पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज है एंड स्टेज रीनल डिसीज. ऑप्शन बी है करेक्ट आंसर. ओके, आंसर इज ऑप्शन बी जो है एंड स्टेज रीनल डिसीज और किडनी फेलियर.